अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे अपने वाईवा नंबर 2, यानी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोग कुछ बेसिक इंस्टॉलेशन देखी थी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने सिर्फ जस्ट एज द बगैर हम लोगों ने विजुअलाइजेशन के हम लोगों ने देखा था कि क्या ये काम कर सकता है या नहीं, पर ये डिपेंड कर रहा था कि हमारे सिस्टम की रैम के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को 6 GB रैम और या 4 GB रैम के ऊपर ये काम करके दिखाया, लेकिन क्या हुआ कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो इसके लिए बेटर होगा कि आप लोग अपने सिस्टम की रैम जो है वो एक्सटेंड कराएं, उसको इंक्रीज़ कराएं। ठीक है, मैंने भी अपना लैपटॉप जो है उसमें रैम जो है उसको इंक्रीज़ कराने के लिए दिया हुआ है। तो मैंने तकरीबन 16 GB यानी 16 GB तक की जो रैम है और वो मैंने उसके अंदर जो है उसको इंस्टॉलेशन कराने के लिए अपने किसी जो हमारा यहाँ पे कंप्यूटर शॉप होती हैं वहाँ पर दे दिया हुआ है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि प्रैक्टिकल से पहले आप लोग ज़रूर डलवाएं, और ये सिर्फ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये आप लोगों के नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट के लिए, नेक्स्ट आने वाले जो 6 सेमेस्टर के जो प्रैक्टिकल जिसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, उसमें भी हमें इस रैम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि थोड़ी सी रैम के ऊपर हमारा काम नहीं चलने वाला। तो आप लोगों के लिए बेटर होगा कि आप लोग ज़रूर से रैम जो है ना वो डलवा लें। ठीक है, और अगर आप अभी से डलवा लेंगे तो मैं आप लोगों को उसकी प्राइस भी बता देती हूँ। मेरे लैपटॉप के अंदर 4 GB रैम थी, जब मैंने उसको एक्सटेंड करवाया 16 GB रैम तक, तो तकरीबन 7,500 या 8,000 तक ही लगे। तो इससे पहले कि हमारी महंगाई और ज़्यादा हो, आप लोग जो है टाइमली जो है ये काम करवा लें। ठीक है, और इसका अगर मैं आपको रास्ता बताऊं तो मुनीर चौक के अंदर जो है ना वहाँ पे कंप्यूटर शॉप्स हैं, तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। वो वहाँ पर एक पूरी स्ट्रीट है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कंप्यूटर्स के बारे में ही है, कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में ही। ठीक है, मैंने आपको साथ में उसकी अर्निंग बता दी कि कितने वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा कि आपके लिए ही फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि आप कोई न्यू सिस्टम लें, कुछ ऐसा करें, तो आप टाइमली ही करवा लें, वरना आपका सिस्टम जी इफ़ेक्ट करेगा, वो ख़राब हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस आउटलाइन आपके सामने ओपन है, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 2 यानी फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको अभी तक वाइवा के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि जो कमांड्स होती हैं वो लैपटॉप या हम उसमें दोबारा से वर्चुअलाइजेशन किस तरह से करेंगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं। वाइवा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली कंप्यूटर लैब्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये सिस्टम यानी ये डेवलप नहीं हुआ था, ये इंस्टॉलेशन नहीं होती है। तो मोस्टली जो हमारे आते हैं एग्जामिनर आते हैं, जो वाइवा लेने के लिए सर आते हैं या जो भी टीचर्स आती हैं, वो क्या करते हैं कि वाइवा की बेस पर ही पास कर देते हैं। तो आप लोगों ने वाइवा को लाजमी से और बहुत अच्छी तरह से सुनना है। फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारा जो यूनिक्स, अब पता है आप लोगों को कि लिनक्स का सबसे पहला नाम यूनिक्स ही था। यूनिक्स फाइल सिस्टम का आर्किटेक्चर जो है ये हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कोई ना कोई इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक्स होते हैं उनमें डिवाइड होता है, जो डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब इन ब्लॉक्स में हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक्स आ जाते हैं, जैसे हमारा बूट ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यानी आपके आउटलाइन पे ही गिवन है, सुपर ब्लॉक आ जाता है, इनोड ब्लॉक आ जाता है, और हमारा डाटा ब्लॉक आ जाता है। ये चारों ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अगर मैं बूट ब्लॉक की बात करती हूँ, तो हमारे फाइल सिस्टम का सबसे पहला जो सेक्टर होता है ना वो हमारा बूट ब्लॉक होता है। ठीक है, यानी आप मान लीजिए कि जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको इसको साथ साथ रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझा देती हूँ ताकि आपको ये भूलें ही ना। आप बूट ब्लॉक की एग्जांपल किसी कार की स्टार्टिंग से ही ले सकते हैं। ज़ाहिर बात है, जब हम कार में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार ऐसे तो नहीं कि हम बैठ गए और कार चलने लग गई, उसका सबसे पहले इंजन ही स्टार्ट होता है, और इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमने एक इग्निशन की होती है जिसको हम चाबी बोलते हैं। हम उस की को जब उसके इंजन स्टार्ट करने के लिए डालते हैं तो इसका इंजन स्टार्ट होता है, तभी तो हमारी कार स्टार्ट होती है। तो ये जो स्टार्ट होने का प्रोसेस होता है ना, ये कार के इंजन को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है ना, आप समझ लीजिए कि जब हम लोगों ने अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब हम अपना लैपटॉप ऑन करते हैं, तो सबसे पहले हमारा बूट प्रोसेस ही होता है ना, यानी बूट ब्लॉक जो होता है ये क्या करता है, ये सिस्टम को स्टार्ट
करने के लिए ज़रूरी होता है। जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा बूट ब्लॉक होता है ना, ये एग्जीक्यूट होता है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है। बिल्कुल आप इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमारी जो कार है ना, वो हमारा सिस्टम है पूरे का पूरा। अब कार जो है वो इंजन के बगैर तो काम नहीं करेगी, तो आप समझ लीजिए कि ये जो इंजन है ना, ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से जब हम कार को स्टार्ट करते हैं तो कार की चाबी डालते हैं या उसको ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा इंजन ही स्टार्ट होता है ना, जो हमारी ओवरऑल कार के सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से कह सकते हैं कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है वो बूट ब्लॉक होता है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है ताकि हमारा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस हो और हमारा कंप्यूटर चले। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सुपर ब्लॉक। बूट ब्लॉक की आपको समझ आ गई? बिल्कुल, हमने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है। सुपर ब्लॉक की अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं तो आप किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट ले लें, किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। यानी आप ये समझें कि एक बिल्डिंग है, उसका आर्किटेक्चर या उसका जो ब्लूप्रिंट या उसका कोई स्ट्रक्चर जो है ना, वो आप सुपर ब्लॉक के एग्जांपल में ले सकते हैं। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है कि बिल्डिंग का जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, फ्लोर्स होते हैं, रूम्स होते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है। जब हम किसी बिल्डिंग को तैयार करते हैं उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर बताता है, वो नक्शा बताता है कि हमारा जो है ना वो बिल्डिंग में रूम्स कहाँ हैं, उसके फ्लोर्स कहाँ हैं, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो सुपर ब्लॉक होता है ना, ये भी इसी तरह से काम करता है। ये हमारे फाइल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी इंफॉर्मेशन जैसे फाइल का साइज़ क्या है, फ्री ब्लॉक्स क्या हैं इसके अंदर, इन सब को होल्ड करता है। यानी जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाया जाता है ना, ताकि बिल्डिंग का ओवरऑल स्ट्रक्चर और डिज़ाइन हमें समझ आ सके। तो इसी तरह से जब फाइल सिस्टम क्रिएट या माउंट होता है तो सुपर ब्लॉक को रीड किया जाता है ताकि फाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझ सकें। यानी हमारे पास भी एक स्ट्रक्चर आता है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो हमारा सुपर ब्लॉक जो होता है ना वो एग्जीक्यूट करता है, वो ब्लॉक जो होता है वो इसको रन करता है। अब इसका जो कंटेंट होता है ना, इसमें मोस्टली यही चीज़ें शामिल होते हैं कि हमारे जो फाइल सिस्टम है उसका साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर, इस ब्लूप्रिंट के अंदर क्या होता है कि फाइल सिस्टम का साइज़ क्या है, इसके टोटल नंबर ऑफ इसके अंदर जो डाटा ब्लॉक्स है ना वो कितने हैं, इसके अंदर फ्री ब्लॉक्स कितने हैं, फ्री इन ऑड की लिस्ट क्या है, फाइल सिस्टम की टाइप क्या है। अब मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगी इनऑड ब्लॉक क्या होता है और हमारा डाटा ब्लॉक्स क्या होता है। अगर मैं आपको इनऑड ब्लॉक जो है ना वो समझाती हूँ, सबसे पहले रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ही आपको समझा देती हूँ। जब आप कोई लाइब्रेरी की एग्जांपल ले लें, लाइब्रेरी की कैटलॉग सिस्टम की तरह ही आप इसको समझ सकते हैं। तो लाइब्रेरी कैटलॉग हर बुक के बारे में मेटा डाटा होल्ड करता है। मेटा डाटा क्या होता है, जैसे ऑथर हो गया, टाइटल हो गया, पब्लिकेशन डेट हो गई या लोकेशन होगी। तो इनऑड ब्लॉक क्या करता है कि जितनी भी फाइल्स या उसकी डायरेक्टरीज होती है ना, उनका मेटा डाटा, जैसे फाइल का साइज़ क्या है, इसकी परमिशंस क्या है, इसका टाइम स्टैम्प्स क्या है, इन सबको स्टोर करता है। यानी जब आप लाइब्रेरी में किसी बुक को सर्च करते हैं तो आप पहले उसका कैटलॉग सिस्टम देखते हैं ना कि इसका मेटा डाटा क्या है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि हमारे फाइल सिस्टम का जो मेटा डाटा होल्ड करता है ना वो हमारा इनऑड ब्लॉक होता है। ठीक है, बिल्कुल आपने ये रियल लाइफ एग्जांपल लाइब्रेरी की ही एग्जांपल समझ सकते हैं कि बुक के ऊपर मेटा डाटा होता है कि ऑथर क्या है या टाइटल क्या है, ये चेक करते हैं ताकि उस बुक की लोकेशन का पता चल सके। तो इनऑड ब्लॉक में भी मेटा डाटा स्टोर होता है जो हमारे फाइल्स की आइडेंटिफिकेशन और उसकी मैनेजमेंट के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर मैं आपको डाटा ब्लॉक की एग्जांपल दूँ तो डाटा ब्लॉक की अगर इसी लाइब्रेरी की एग्जांपल से ही समझ सकते हैं तो डाटा ब्लॉक को आप लाइब्रेरी में जो हमारी स्टोरेज शेल्फ्स होते हैं ना, इसकी तरह समझ सकते हैं, जहाँ हम लोगों ने एक्चुअल में बुक्स रखी होती हैं। यानी उसमें डिफरेंट किस्म के कबर्ड्स बने होते हैं, डिफरेंट किस्म की सेफ्स बनी होती है, शेल्फ्स बने होते हैं। उन शेल्फ्स में हम लोगों ने बुक्स को ऐसे रखा होता है तरतीब के साथ, जहाँ हमारी एक्चुअल बुक्स पड़ी होती हैं। तो डाटा ब्लॉक्स क्या होता है कि एक्चुअल में जो फाइल कंटेंट होता है ना, जैसे हमारा टेक्स्ट है, हमारी बाइनरीज हैं, हमारी जितनी भी इमेजेस होती हैं ना, वो सारी की सारी हमारी डाटा ब्लॉक्स के अंदर जाकर स्टोर होती हैं। ठीक है, बिल्कुल हमारी लाइब्रेरी की शेल्फ की तरह। तो ये 4 ब्लॉक्स थे जिनको समझना बहुत ज़रूरी था। बूट ब्लॉक क्या करता है
कि सबसे पहले हमारे पास जो है ना, अगर मैं एक ही एग्जांपल अगर इन सब के लिए बनाऊं तो आप बूट ब्लॉक में समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी का जो अलार्म सिस्टम होता है जो सुबह लाइब्रेरी को ओपन करता है, ठीक है, ये समझ सकते हैं बूट ब्लॉक। यानी हम लोगों ने जाके कंप्यूटर को ऑन किया तो वो उसमें बूट प्रोसेस हुआ, बूट ब्लॉक जो है वो प्रोसेस हुआ, वो एग्जीक्यूट हुआ, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को उसने ऑन किया, उसको लोड किया। तो सुपर ब्लॉक में क्या हुआ कि हमारे पास आता है कि हमारा जो फाइल सिस्टम होता है ना उसका आर्किटेक्चर आ जाता है, उसका स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाता है कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं, कहाँ कहाँ पर फाइल का साइज़ क्या है, ये वगैरह। और जो इनोड ब्लॉक होता है ना, ये बेसिकली फाइल का जो मेटा डाटा होता है ना, फाइल या डायरेक्टरी का जो मेटा डाटा होता है वो स्टोर करता है। अब मेटा डाटा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि मेटा डाटा क्या होता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है और नहीं भी होती। वो ज़रूरी इस लिहाज से होती है कि हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, हमें उसके ऑथराइजेशन का पता चल जाता है। तो इनोड ब्लॉक में भी यही होता है कि उसमें मेटा डाटा जो होता है ना वो स्टोर होता है, जो हमारे सिस्टम की जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं ना, फाइल सिस्टम के एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। यानी फ़ाइल का साइज़ क्या है, अब ये जो फ़ाइल है इसका ओनर क्या है और इसकी ग्रुप आईडी क्या है, फाइल परमिशंस क्या है, क्या हम फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं, क्या सिर्फ राइट कर सकते हैं, या सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसमें फाइल क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और एक्सेस टाइम्स क्या है, डाटा ब्लॉक्स की लोकेशन का पॉइंटर क्या है। तो ये हमारे सिस्टम के अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर हमारा डाटा इनोड्स आता है, इनोड ब्लॉक आता है। और अगर मैं डाटा ब्लॉक की बात करती हूँ ना तो इसके कंटेंट में यही चीज़ आती है कि हमारे फाइल्स का एक्चुअल डाटा क्या है, यानी एक्चुअली वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर मैं फिर से आपको एक दफ़ा एग्जांपल से समझाऊँ ना तो लाइब्रेरी के अंदर जाने तक का जो जाने तक का जो ब्लॉक होता है वो बूट ब्लॉक होता है, यानी लाइब्रेरी को ओपन जो करता है वो हमारा बूट ब्लॉक होता है। और फिर हमारे पास जो उसमें सुपर ब्लॉक आ जाता है ना, तो उसमें सुपर ब्लॉक में क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो उसका आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है, उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसका आर्किटेक्चर क्या है, कहाँ पर किस तरतीब से क्या चीज़ किस साइज़ में पड़ी हुई है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है लाइब्रेरी के अंदर। फिर इनोड ब्लॉक क्या करता है कि वो ये बताता है मेटा डाटा क्या है, यानी उन बुक्स का ऑथर के बारे में बताता है, उनकी ऑथराइजेशन के बारे में बताता है, फिर उसके लोकेशन का हमें ईजीली पता चल जाता है, ठीक है। और अगर डाटा ब्लॉक की बात करते हैं ना तो वो ये बताता है कि हार्ड शेल्फ के अंदर हमारी एक्चुअल ब्लॉक्स पड़ी हुई हैं, एक्चुअल बुक्स पड़ी हुई हैं हार्ड ब्लॉक के अंदर, ठीक है। जो एक्चुअल कंटेंट होता है स्टोर करता है वो हमारा डाटा ब्लॉक है। होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको समझना। इससे रिलेटेड या इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अभी हम वाइवा ही क्लियर करेंगे। फिर जब मेरा लैपटॉप उसमें रैम डल कर आ जाएगी देन मैं आपको नेक्स्ट जो है ना वो उसकी वर्चुअलाइजेशन के थ्रू जो है वो हम लोग किस तरह से यूबंटो विजुअल बुक्स के अंदर करते हैं, किस तरह से उसके अंदर हम VS कोड करेंगे और किस तरह से उसके ऊपर हम लोग अपनी कमांड्स को रन करेंगे। थैंक यू सो मच।